शिक्षा नीति 2020 को लेकर मन में पल रहे अपनी शंकाओं जिज्ञासाओं से जुड़ी जो भी प्रश्न है उनके मन में वो व्यक्त करेंगे, जिसका समाधान हम ही में से जो विशेषज्ञ होंगे, जो उसके उत्तर को बेहतर जानते होंगे उसका वे उत्तर देंगे। इस तरह से हम सभी आपस में एक दूसरे की सहायता से तमाम शंकाओं और समस्याओं का, जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। तो इस तरह से हम दूसरे सत्र की शुरुआत करते हैं, औपचारिक शुरुआत करते हैं। और हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने प्रश्नों को अनम्यूट होकर आप अपने प्रश्न को कहें, और जो उसका उपयुक्त उत्तर दे सकता हो हमारे पूरे प्रतिभागियों में से, क्योंकि इसमें तमाम प्राचार्य हैं, नए कोऑर्डिनेटर हैं, IQC सेल के कोऑर्डिनेटर हैं, तमाम नई शिक्षा नीति के विशेषज्ञ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आमंत्रित हमारे प्रतिभागियों में से, अतिथियों में से। तो जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो गार्जियन हैं, अध्यापक हैं, छात्र हैं, ये जो तमाम प्रश्न नई शिक्षा नीति को लेकर के करेंगे तो उसका हम ही में से कोई उत्तर देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न पूछें, अनम्यूट करके प्रश्न पूछें, उसके बाद अपने को म्यूट कर लें जिससे कि आपको उत्तर सुनाई दे। धन्यवाद। आपके प्रश्न पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि निश्चित रूप से प्रश्न पूछें, क्योंकि सबके दिमाग में डाउट है। बिना किसी झिझक के, निसंकोच आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें। नई शिक्षा नीति को लेकर के तमाम जिज्ञासाएं हैं। हम अपने महाविद्यालय में इस तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं कि कैसे इसका इम्प्लीमेंट किया जाए। संसाधनों के रहते न रहते हुए भी तमाम एडमिशन हो चुका है। मिड टर्म एग्जाम का समय है और मिड टर्म एग्जाम को लेकर के हम तमाम समस्याओं से इसमें जूझ रहे हैं कि कैसे उसको कराया जाए। तो इसलिए आपके मन में समस्याएं होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी समस्याएं हैं उसे बिना झिझक, बिना संकोच के आप व्यक्त करें, आपका उसका उत्तर देगा। हेलो सर। हाँ बोले भैया, बोले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हम जो आप इंटर्नशिप की बात कर रहे थे 25 नंबर की। हाँ जी। तो कई जगह तो ये फेयरटी से इम्प्लीमेंट हो जाता है। हाँ। ये ऐसे महाविद्यालय हैं जो खासकर प्राइवेट हैं या गांव में हैं, वहाँ ना तो टीचर उस क्वालिटी के हैं कि वो ये कर सके और कोई फेयरटी वहाँ रहती नहीं है। आप आंसर दीजिए क्वेश्चन का या ना दीजिए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो पैसा चार्ज करते हैं नंबर देने के लिए। तो वहाँ फेयरटी कैसे विश्वविद्यालय ला सकता है? बताएं सर, अगर किसी के पास इसका समाधान हो तो। कोई हमारे प्रतिभागी अगर इसका जवाब देना चाहें तो उनका स्वागत है। बोलो बेटा, बोलो। कोई नहीं बोलेगा? अंजू जी अपना माइक म्यूट करें आप। अंजू मिश्रा माइक म्यूट करिए। हेलो। देखिए, आपका प्रश्न ये बिल्कुल 100% व्यवहारिक है और यह हमारे अपने समाज की विडंबना है जिसको हम आप झेल रहे हैं। इसका जवाब सिर्फ इतना है कि हम आप कोशिश करें जितना अधिक से अधिक ईमानदार रह सकें, व्यवस्था के प्रति, नियम के प्रति, छात्र के प्रति, उतना ही उसका एकमात्र समाधान है। और मुझे नहीं लगता कि इस समस्या को हल करने में कोई नियम बहुत सफल हो जाएगा या कोई दंड बहुत सफल हो जाएगा।
यह स्व अनुशासन, नैतिकता और अपनी जो खुद की सोच है उसी से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। बस धन्यवाद। चलिए दूसरा कोई प्रश्न भी। सर दूसरा प्रश्न मेरी तरफ से है। हाँ बताएं। ये जो जिन विषयों में जी सर जी। जिन विषयों में सर प्रैक्टिकल है उसमें 2 क्रेडिट बताया गया है कि 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल होगा। जी सर। तो ये कहीं मेंशन नहीं है कि जो 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है यह कितने नंबर का हम लोग प्रैक्टिकल जो है कंडक्ट कराएं। जैसे भूगोल या डिफेंस में जी। मान लीजिए कि ये सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो वो तो 75 आ रहे हैं जी। और वो 6 क्रेडिट वाले, जैसे हिंदी विषय है, समाजशास्त्र, ये 6 क्रेडिट के हैं। मगर जो प्रैक्टिकल वाले विषय हैं वो जो है 4 + 2 क्रेडिट के हैं। तो ये 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है, तो ये कहीं मेंशन नहीं है कि हम जो है 2 क्रेडिट के लिए कितने नंबर का प्रैक्टिकल कंडक्ट कराएं। ये सवाल है सर, जो मतलब इसका उत्तर अभी तक जो है समुचित मिला नहीं है। हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन है कि जब आपकी परीक्षा 100 नंबर की थी तब उस समय आप प्रैक्टिकल कितने का और कितने थ्योरी कराते थे? प्रैक्टिकल कितने का आप लोग कराते थे भूगोल में? 50 का सर। 100 में 50 प्रैक्टिकल, 50 थियरी? नहीं 200 का फर्स्ट और सेकंड पेपर सर 200 का था, जिसमें जो है 150 का वो हो जाता था थ्योरी और 50 का सर जो है प्रैक्टिकल होता था। 2 पेपर होते थे। हाँ। तो 150 का करीब जो है थ्योरी हो जाता था, 50 का प्रैक्टिकल हो जाता था, यानी 25% जो है वेटेज था प्रैक्टिकल को। जी जी जी। आज भी 75-25 है। आज भी 75-25 है ना? नहीं, आज 75-25 तो इंटरनल असेसमेंट का है। वो इंटरनल असेसमेंट है सर। आज जो 25 है जो है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसको भी वैसे बांट रहे हैं। अब सर ये निश्चित रूप से सर यह जो आपकी समस्या है, यह तो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमको लगता है हैं, सबकी समस्या हो गई होगी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो इसके लिए तो सबसे ज़रूरी तो यह है कि जैसे जो 75 नंबर हमारा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है उसी में आपको थियरी भी करना है, उसी में आपको प्रैक्टिकल भी करना है। तो इसके लिए आप जो 50 या 25 का अगर डिवीज़न करते हैं तो यह 50 और 25 का डिवीज़न आप अपने विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास करवाइए सर, कि उसमें तो सर ये तो जैसे कॉमन प्रॉब्लम है ना। तो सर इसीलिए विषय तो तय है। इसीलिए सर मैं निवेदन किया था, चाह रहा था कि वीसी मैडम जुड़ी होती हैं, अगर नहीं जुड़ पाई तो हम लोग उनसे आज रिक्वेस्ट करते। ये समस्या कॉलेज में भी मेरे सामने आई, तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम लोग ये एक लेटर वाइस चांसलर मैडम को लिख दें कि मैडम आप एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ करा करके ये तय कर दीजिए कि इसमें इतना प्रैक्टिकल का नंबर होगा, इतना थियरी का नंबर होगा। क्योंकि जब तक ये नहीं बटेगा सर तब तक आप खुद कैसे तय कर पाएंगे, कैसे यूनिवर्सिटी को मार्क्स भेजेंगे, कैसे वो जोड़ेगा। अगर आपने अपने मन से कुछ तय कर लिया तो उनके फॉर्मेट से मिसमैच कर जाएगा वो। निश्चित है सर। निश्चित सर। ये सर इसको सर हम लिख लेते हैं और अपने यहाँ से भिजवाते हैं। आप सब लोग भिजवाइए यूनिवर्सिटी को एक पत्र इसका। जी सर। दूसरी समस्या सर वोकेशनल को लेके है। जी सर। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ऐसी जगह पर हैं जहां पर ये वोकेशनल में बहुत से हम लोग चुन नहीं सकते हैं, जैसे ITI या ये सब दूर है हमारे यहाँ से, तो हमने अपने यहाँ योगा चुना है। जी। और दिक्कत ये, हमने सिलेबस डिजाइन कर लिया, MOU कर लिया, फॉर्मेट विश्वविद्यालय भेज दिया, अभी प्राप्त नहीं हुआ, हो जाएगा 1-2 दिन में। जी। तो अब जैसे हमने जो अपना सिलेबस किया, मान लीजिए 4 कॉलेज 10 कॉलेज और योगा भेज देते हैं जी, तो सबके सिलेबस अपने हिसाब से डिजाइन होते हैं। जी। तो ऐसे में क्या एग्जाम जो है, जो पेपर हम लोग खुद से कंडक्ट कराएंगे, अगर विश्वविद्यालय कंडक्ट कराता है तो वो एक स्टैंडर्ड हमें सिलेबस प्रोवाइड करे, क्योंकि ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो है वोकेशनल कोर्सेज हैं। देखिए सर, जो गाइडलाइन आई विश्वविद्यालय की, उसमें एक जगह तो यह बात कहीं दबे मन से लिखी हुई है कि वोकेशनल के 100 नंबर की परीक्षा महाविद्यालय या स्किल पार्टनर कराएगा। जी। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया, नहीं भी जो नई वाली जो आई सर गाइडलाइन उसमें भी लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि
कॉलेज लेवल पर ही वोकेशनल की परीक्षा होनी है, यानी आपको ही करानी है, चाहे आप कराएं कुछ पार्ट का, कुछ पार्ट का आपका स्किल पार्टनर, जैसे मान लीजिए आपने एमओयू साइन किया है किसी, वो 60-40 का सर है। हाँ सर, तो 60 की परीक्षा आप कराएंगे और 40 की वो कराएगा। इसका मतलब कि अलग अलग सिलेबस रहेगा अगर हर विद्यालय का, तो कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। नहीं, इसमें सर एक वर्कशॉप हुई थी मऊ में, जी उसमें प्रोफेसर मानस पांडे आए थे। उन्होंने ये कहा कि जो है ये परीक्षा हम लोग कराएंगे, क्योंकि 10 को हम लोग का मऊ वालों का था विश्वविद्यालय में, जो कि स्थगित हो गया जी सर, तो ये बात भी नहीं पूरी हो पाई। तो यही डाउट था कि अगर हम लोग को कराना है तो फिर हम लोग अपना जो सिलेबस जो पास हो रहा है उसका पेपर फिर बनवाएं, और नहीं अगर उनको बनाना है तो ये क्लियर हो जाए बातें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। उस समय भी पूछे थे, उस समय भी वो जवाब नहीं मिला था हम लोग को। ऐसा है सर कि जो इनका लिखित लिटरेचर आया है उसमें साफ साफ है कि कॉलेज पर होगा। सर वो ऑब्लिक में है सर, ध्यान दीजिएगा, विश्वविद्यालय ऑब्लिक कॉलेज है। हाँ, तो इसका मतलब है जो विश्वविद्यालय ऑब्लिक कॉलेज मतलब कॉलेज करा सकता है ना, तो बात खत्म हो गई। तो ये खुद कराएंगे भी नहीं, क्योंकि खुद कराने में इनको ये 40 विषय उसमें प्रिस्क्राइब्ड हैं, 40 विषय का सिलेबस अप्रूव कराएं, उसके लिए व्यवस्था करें, वो एक टेढ़ी खीर है सर। जी वो फिलहाल नहीं। धन्यवाद सर। हाँ, जो हमको लग रहा है सर, ये समस्या हम सब की है, इस पर विचार किया जाएगा बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस सेमेस्टर का तो कॉलेज में ही कराएंगे, अगले सेमेस्टर में भले कुछ बना लें तो क्या सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। और बताएं सर। और सर कोई प्रश्न है, कोई डाउट? हम ये चाहेंगे कि रमेश मणि त्रिपाठी जी जुड़े हैं चक्के से, कृपया अपने विचार आप व्यक्त करें। प्रश्न हो आपके पास? मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, बोलिए। मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। मैं ये कर रहा था, जैसे आप जब आप विभिन्न सेल के बारे में बता रहे थे, हाँ। तो इसमें एक सेल था कि जो स्थानीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं को संवर्धन पर बल देगा। जी। तो विश्वविद्यालय इस पे किस स्तर से कार्य करे? विश्वविद्यालय किस स्तर से कार्य करे मतलब सर हम समझे नहीं। किस तरीके से कार्य करेगा कि ये संरक्षित होंगे, ये संरक्षित? अब देखिए सर, ऐसा है कि विश्वविद्यालय का जो मतलब ये है कि हम समझ गए सर। जैसे सर है क्या कि जो विश्वविद्यालय का किस तरीके से संरक्षित हो। हाँ, हम बता रहे हैं सर। ये संरक्षित इस तरह से हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारा विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थापित है, तो अगर विश्वविद्यालय लेवल का कोई सेल बनता है तो हमारे पूरे जौनपुर जनपद की जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज की जो शब्दावली है या उसकी जो डिक्शनरी होती है या उसको बोलने वाले जो लोग हैं या उससे संबंधित जो गीत संगीत या लोकल गीत हैं, इन सब को जो गाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें संरक्षित करने का जो विलुप्त हो रही हैं, खड़ी हिंदी बोलने की अगर मात्रा बढ़ती जा रही है, लोकल जो स्लैंग्स हैं वो गायब हो रही हैं, तो हमारी स्लैंग्स के जो शब्द हैं वो भी हमारी धरोहर हैं, उनके अपने मायने हैं, उनका अपना सेंटिमेंटल बहुत बड़ा रेफरेंस है, तो उन सबको वो स्टोर करने का काम कर सकते हैं। और बोलें सर, और कोई सवाल हो तो? नहीं सर, बस यही। अच्छा, रमेश मणि त्रिपाठी सर हमारी बात सुन रहे हैं? हाँ रवि जी बताएं आप। सर मेरे दिमाग में एक डाउट था सर। मैं बीएड का 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ सर। हाँ बताइए। और मेरा ग्रेजुएशन में बीटेक है। जी। तो हम लोग जैसे अगर बीएड पास करने के बाद टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सर वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं रहता कि आप बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी तो नहीं मेंशन है कि नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, ये डाउट है मेरे को। मैंने एनके सिंह सर से पूछा था। तो एनके सिंह सर तो सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे जिनसे आप पूछे थे, क्या बताएं? वो मुझे बताए थे सर कि हाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सर अभी भी डाउट होता है कि मतलब हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, अगर वो बताए हैं तो आप कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थैंक यू सर। सर सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट में? साइंस के सब्जेक्ट करिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में, और क्या करेंगे। बीटेक वाले साइंस का सब्जेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। अरे बीटेक के लोग बहुत सारे प्राइमरी में हुए भी हैं, ऐसा नहीं है, पहले से भी। थैंक यू सर। राघवेंद्र जी नमस्कार। हेलो सर, कुछ पूछना था। बताइए भैया, बताइए। सर ये है कि जैसे अभी तक हिंदी बेसिक लेवल पे लैंग्वेज जो त्रिभाषा सूत्र था इसके पहले की एजुकेशन पॉलिसी में, और वर्तमान समय में भाषा तो ऑप्शनल हो गई है कि आप इंटर के बाद जाके भाषा चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ऐसे में तो भारत के बहुत सारे प्रांतों से जहाँ हिंदी का प्रचलन उतना नहीं है, तो आभासी हिंदी क्षेत्रों से तो हिंदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसके लिए क्या नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू कोई ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं कि उसे बचाया जाए या उसका विकास हो सके? अब देखिए भैया, है क्या कि आपकी जो शिक्षा है ये आपकी समवर्ती सूची में है। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों देखते हैं, और ये जब भी शिक्षा नीति, कहने के लिए शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति, ये वास्तव में शब्द ही गलत है। ये होना चाहिए था नई शिक्षा की गाइडलाइन नीति की जगह। नीति इसलिए नहीं हो सकती है कि नीति तो कंपलसरी होती है, कोई सोच नहीं सकता कि लागू करें कि ना लागू करें, उसे लागू ही करना है। लेकिन ये कॉन्करेंट लिस्ट में होने की वजह से दिक्कत यह होती है कि जो स्टेट नहीं चाहते हैं वो नहीं लागू करते हैं। और यह जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, यह भाषा वाला विवाद कह सकते हैं, बहुत पुराना है और बहुत मजबूत है। और मुझे लगता है कि इस फोरम पर यहाँ इसके बारे में कोई भी जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। और आपका डाउट बिल्कुल सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहाँ हिंदी पढ़ने के लिए कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अक्सर नई शिक्षा नीति जब लागू हुई उसके कुछ दिन के बाद ही आंध्रा ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे अपने यहाँ, समझ रहे हैं। तो जब यह फ्रीडम है स्टेट्स को कि वो लागू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर है इसको लागू करने में और हिंदी को प्रमोट करने में। होना वास्तव में ये चाहिए बिना राजनीति के। अगर इसको हट करके आप देखें तो जैसे अंग्रेजी पूरे दुनिया में एक तरह से इंटरलिंकिंग लैंग्वेज हो गई है, वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करने लगी है हर भाषा को, तो कम से कम हिंदुस्तान में हमको आपको यह एफर्ट करना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के भीतर हर भाषा को जोड़ने का काम हिंदी करे। जैसे कोई तेलुगु और कोई कन्नड़ है, दो अगर बीच में बात कर रहे हैं, तो वह तीसरा कोई उनको अंग्रेजी में न समझाए, वह उनको हिंदी में दोनों को समझाए। तो अगर हम इस दिशा में प्रयास करें बजाय यह कहने के कि कंपलसरी करें सब लोग पढ़ें, तो हमको लगता है कि हिंदी भाषा का विकास ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो वैसे गुरुदेव, तब तो जो हिंदी क्षेत्र में रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद हिंदी क्षेत्र में जो जॉब की तमाम संभावनाएं बनी थी, तो वो कहीं न कहीं सीमित हो रही हैं। और सीमित हो नहीं रही हैं, सीमित हो गई हैं। और इस सच्चाई से हम आप इनकार नहीं सकते कि जितना जैसे जैसे आप ग्लोबल होते जा रहे हैं वैसे वैसे हिंदी या हिंदी से संबंधित व्यक्तियों की डिमांड का स्कोप घटता जा रहा है। और यह कहने से काम नहीं चलता है ना कि भाई हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो ये बात कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही ना हमको आपको हायर किया जाएगा। तो इसलिए हिंदी को सम्मान करना, हिंदी में पढ़ना, हिंदी जानना, हिंदी के प्रति निष्ठावान रहना, ये सब हमारी अपनी एक दूसरे इशू की बात है। और अंग्रेजी को जानना, अंग्रेजी में सक्षम होना, अंग्रेजी में अपने को प्रेजेंट कर लेना और अंग्रेजी में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कहीं अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना, यह एक दूसरा इशू है। इसलिए दोनों अलग अलग हैं। हिंदी या अंग्रेजी नहीं हो सकता, अंग्रेजी या हिंदी नहीं हो सकता। अंग्रेजी हिंदी दोनों ही ज़रूरी हैं हमारे आपके सर्वाइवल के लिए।
सर एक बात और, जैसे कि अभी हम लोग जैसे स्टूडेंट अभी हम लोग का इसमें एमएड कर रहे हैं अपने ही कॉलेज से, तो अभी इसके जैसे वर्तमान नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो बच्चे डिग्री लेंगे और प्लस जो हम लोग पहले से डिग्री ले चुके हैं, क्या हम दोनों के डिग्री प्राप्त करने के जो मूल्यांकन विधि होगी क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं अंतर है, जिनके पास डिग्री है उनके पास है। ये तो जब आज से लागू हो रहा है, अभी आप तो लागू भी नहीं हुआ है आपके यहाँ इस साल। आपके यहाँ तो बीएड में तो अगले साल से लागू होना है। जी। तो नई शिक्षा नीति ऐसा नहीं कि आज के बाद जो लोग पढ़े हैं उनकी डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी और इसकी ज़्यादा रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक सर, धन्यवाद, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। और बताएं सर, किसी को कुछ अगर डाउट है या हम लोग कुछ और जानना चाहें आपस में? हेलो सर। हाँ बताएं मैम। सर मुझे ये जानना था कि ये जो प्राथमिक स्तर पे स्थानीय भाषा में एजुकेशन की बात की गई है जी, क्या उसके लिए स्थानीय भाषा के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे? ये मैडम सवाल तो आपका थोड़ा सा प्रशासनिक हो गया। इसका जवाब तो प्रत्यक्ष रूप से शायद हमारे पास न हो, लेकिन उचित तो यही है कि रखा जाना चाहिए भाई। जी तभी ऐसा ही लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए निश्चित रूप से। यह मैंने शुरू में ही बताई आपसे कि शिक्षा नीति में जितने सारे चेंजेस किए गए, हर चेंज की अपनी बहुत स्पेशल रिक्वायरमेंट है। उसके लिए अलग से स्किल्ड टीचर की ज़रूरत है। जैसे अभी आपको बताएं कि आपकी प्राइमरी कक्षाओं में जो आपका वोकेशनल कोर्स आ गया कि बच्चा हुनर सीख सकता है 6 से। जी सर। तो ठीक है, अब उसके पास विकल्प तो है हुनर सीखने का। बढ़िया सिस्टम भी हो गया भाई कि कोई जो काम करना सीखना चाहे सीख ले। लेकिन क्या हमारी मिडिल क्लास के जो संसाधन हैं, जो अध्यापक हैं, जो हमारी पहली से हमारे पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या उतने सुविधाओं में हम हर बच्चे को उसकी इच्छा अनुसार उसके हुनर में ट्रेंड कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा कहता है कि हमारा पियानो बजाने का मन करता है बहुत, जी सर। और दूसरे कहता है कि मेरा बहुत मन करता है कि हम कुल्हड़ बनाएं। जी। तो ठीक है, उसको ऑप्शन है, वो दोनों भी ले सकता है, कुल्हड़ भी बनाने का काम सीख सकता है और पियानो भी आ सकता है। हाँ, बिल्कुल सर। तो हमारी शिक्षा नीति तो बहुत डायनेमिक हो गई इसका मतलब। तो अब दूसरा प्रश्न यह है कि उसको पियानो और कुल्हड़ ये दोनों हुनर सिखाएगा कौन वहाँ? जी उसके लिए स्पेशल टीचर होने चाहिए। स्पेशल टीचर होने चाहिए, स्पेशल साधन होने चाहिए। तो अभी तो जितना आप पढ़ा रही थी उतने के लिए ही बैठने की सुविधा नहीं है, कुर्सी मेज नहीं है प्राइमरी मिडिल में। जी सर। तो ये इतने सारे कोर्स जब 10 बच्चे हैं और 10 चीज़ सीखना चाहते हैं जी, तो कैसे चलेगा बताइए? जी उसके लिए तो फिर स्पेशल व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। हाँ, तो ये मैडम कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। इन्हीं ग्राउंड रियलिटी पर नीति बनाते समय सिस्टम को ध्यान भी देना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि ये कागज़ पर ही होकर ये ख़त्म हो जाएगी। जैसे बहुत पहले हमको अच्छे से याद है, हम लोग बचपन में जब छोटे थे प्राइमरी में पढ़ते थे जो मिडिल स्कूल में, तो उस समय एक चलता था नैतिक शिक्षा। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी। तो वो नैतिक शिक्षा सबके लिए कंपलसरी थी। जी जी। और वह हम लोग जानते थे कि कुछ है ऐसे जो पढ़ा लिखा नहीं जाता है, केवल इसका नाम ही है नैतिक शिक्षा। यस सर, यही होता था दिमाग में कि ये बस कंपलसरी है, बस इसको पढ़ना और इसका एग्जाम ही देना है, कुछ नहीं है। और उसी तरह जैसे अभी कुछ दिन पहले डिग्री कॉलेज में पर्यावरण राष्ट्र गौरव चलता था। जी सर। मुझे तो नहीं लगता कि पर्यावरण और राष्ट्र गौरव को बच्चों ने कभी गंभीरता से लिया और कभी उसमें कुछ पढ़ाया लिखाया गया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कभी क्लासेस भी नहीं चलती है और कभी कोई उसे फोकस करता ही तो नहीं। अब अगर उससे पर्यावरण इस तरह पढ़ने से अगर ठीक हो सकता है और राष्ट्र गौरव ऐसे पढ़ने से अगर राष्ट्रीय भावना आ सकती है, तब तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा ना हो कि हमारी नई शिक्षा नीति भी इसी तरह से राष्ट्र गौरव पर्यावरण का पर्याय बनकर रह जाए जिस तरह से लागू हो रही है। जी सर। तो ये तो आप सही कह रही हैं कि थोड़ा सा सरकार को प्रैक्टिकल अप्रोच, इसीलिए हम लोगों ने आज के वर्कशॉप का नाम रखा था प्रैक्टिकल अप्रोच। क्या है इसमें? जी सर। क्या थियरी वास्तव में
इस तरह से है कि उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं व्यवहार में, और नहीं कर सकते हैं तो फिर दिक्कत है। तब वही ना सर, सिर्फ अगर ऐसे नीतियों का देखा जाए तो पूरे जो नियम है ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उसको हम व्यवहारिक रूप से ले आएंगे तभी उसका कुछ फायदा मिलेगा। हाँ जी 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 सर। ठीक, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और किसी Thank के you, पास sir. कोई सवाल है? हाँ सर, एक सवाल और है सर। बताइए बताइए। जी सर, जैसे दिल्ली वगैरह जैसे जो बड़े शहर हैं, हाँ भैया। तो वहाँ तो लगभग हर प्रदेश के लोग आते हैं जी 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 और लगभग सबकी मातृभाषा अलग अलग है। जी जी जी। तो अगर वहाँ अगर ऐसी पॉलिसी को लागू कर रहे हैं तो वहाँ तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए मातृभाषा इंग्लिश को कंपलसरी बना देंगे, वो बोल देंगे कि इंग्लिश हो जाएगी। तो कैसे वो मैनेज करेगी गवर्नमेंट, या कोई सिस्टम कैसे मैनेज करेगा, या अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग स्कूल खोलेंगे, या फिर बच्चों के फ्रीडम पे या उनके पेरेंट्स के फ्रीडम पे रहेगा? ये बताया मैंने आपसे भैया कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप जब आप रीजन तो छोड़िए, गांव में भी आप बैठ करके इंटरनेशनल ही बात करते हैं। अब कोई चीज़ कहाँ लोकल रह गई, सब कुछ तो ग्लोबल है आपके मोबाइल नेटवर्क पर। तो आज की डेट में अब ये कहना कि ये रीजनल है, ये लोकल है, ये सब बेमानी है सवाल सारे। आज हर व्यक्ति इंटरनेशनल है 100%, और अगर इंटरनेशनली आपको सरवाइव करना है तो इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वह आपको आनी ही चाहिए, उसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। नहीं सर, तब मेरा यदि हमको ग्लोबल वैल्यू और भाषा को लेकर जो टॉपिक, हाँ, तो फिर छोड़िए, तब इंडियानेस की बात हम क्यों करें, फिर नेटिव लैंग्वेज की बात क्यों करें, हिंदी की बात क्यों करें? तो सब कुछ ग्लोबल ही कर दीजिए। फिर नई शिक्षा नीति क्या है? क्या हमको दुनिया के बदलते हुए परिवेश के अनुकूल ढालने और उसके साथ चलने के लिए सिखाने का एक नियमों का समुच्चय मात्र है, या हमारी कभी कभी बात की जाती नालंदा के विश्वविद्यालयों की और पुनः भारत को ज्ञान के शिखर पर पहुंचाने की? तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे? हमारा अपना तो कुछ रहेगा ही नहीं। फिर हम लंदन और पेरिस बनते चले जाएंगे, फिर भारत कहाँ रह जाएगा, आर्यावर्त कहाँ रह जाएगा, और हमारा कल्चर कहाँ रह जाएगा? और फिर किस वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करेंगे आज के इस ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट में? शिक्षा को पूरी तरह मार्केट के हवाले किया जा रहा है और दुनिया में अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लड़के को बचपन से ही व्यापारिक गतिविधियों में दीक्षित और शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिर हमारे जो अपने ओन वैल्यूज हैं, ओन ट्रेडिशन है, और जिस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं वो कहाँ होगा? जय कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वास्तव में सारा प्रयास इसलिए है कि हम अपनी जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल वैल्यू है उन सारी वैल्यूज़ को हम अपने अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ को हम अपने लोकल लेवल पर इतना स्ट्रांग करें कि वो इंटरनेशनली खड़ा हो सके। वास्तव में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब हम नेटिव चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो हम इसलिए कि हम वो इंटरनेशनल चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। हम नेटिव चीज़ों को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर सकें, उनको इस लायक ही बनाने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि हमारे ट्रेडिशंस को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, ट्रेडिशंस को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडिशन को फॉलो करके और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग हो रहे हैं। हमें ऐसा करना है कि हमारा ट्रेडिशन इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो, उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारी जौनपुर की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो हमारी धरोहर है, वो विश्व स्तर पर जानी जाए, स्वीकार की जाए, यह प्रयास करने की ज़रूरत है। जो आपने कहा कि नालंदा है या आपके जो पुराने विश्वविद्यालय थे, उनकी जो कल्चर थी, उनकी जो धरोहर थी, उसको हम रिवाइव कर पाएँ अगर, और उसको इंटरनेशनली हम खड़ा कर पाएँ तो हमारी सफलता है। तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों को एक तरह से थोड़ा कोऑर्डिनेट होने की ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं? और है किसी के पास कोई प्रश्न? एक प्रश्न और था सर मेरा। हाँ बताएं। कि हमारे यहाँ जो सेमेस्टर में एग्जाम लिया जाएगा 75 नंबर का, वो मल्टीपल होगा जी,
और 4 आंसर होंगे, किसी एक पर टिक करना होगा जी। और जो मिड टर्म का फॉर्मेट यूनिवर्सिटी ने बना कर दिया है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। एक प्रश्न 2 नंबर का है, 3 प्रश्न 3 नंबर के हैं और एक प्रश्न 4 नंबर। हाँ जी जी जी। तो इन दोनों के बीच कहीं कोई समन्वय दिखता है? क्योंकि लड़का 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्नों पर तो केवल 15 नंबर का एग्जाम देगा, लेकिन 75 नंबर का एग्जाम वो देगा मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पर। तो इन दोनों में भी एक कोऑर्डिनेशन को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है कि यदि उसको 75 नंबर मल्टीपल क्वेश्चन पर ही देना है तो मिड टर्म एग्जाम भी मल्टीपल क्वेश्चन के आधार पर ही कंडक्ट कराया जाए। बिल्कुल, आपका सुझाव बिल्कुल जेन्युइन है। अब लेकिन ये हो सकता है इसके पीछे जो दिमाग विश्वविद्यालय का हो कि उन्हें मेन परीक्षा करानी है OMR पर, तो OMR पर परीक्षा तो बहुविकल्पी ही करा सकते हैं वो। नहीं, प्रश्न ये कि OMR पर ही हम क्यों कंसीडर किए? हम लड़के से छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न जैसे पहले पूछते थे उसी तरह के परीक्षा पैटर्न को हमने क्यों नहीं रखा? आखिर किस आधार पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को रखा गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब ये तो हमको लगता है कि आप लोगों ने बोर्ड ऑफ स्टडीज में पास किया होगा इसलिए रखा गया है, और क्या? नहीं, तो क्या सारी बोर्ड ऑफ स्टडीज ने ऐसे ही पास किया या फिर ऐसा पास कराने का दबाव था? क्या कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है जहाँ आज भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे? नहीं नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में हर जगह मल्टीपल चॉइस ही है। किसी भी BOS से पास नहीं है। अच्छा, देखिए ना, NK सिंह जी बता रहे हैं कहीं से पास नहीं है। जी जी जी। कोई BOS ने पास नहीं किया है। तो यदि पास नहीं किया है तो फिर यूनिवर्सिटी ने फिर इसको कैसे लागू किया? क्या पूरे प्रदेश में ऐसे ही लागू करने की कोई पॉसिबिलिटी क्या? तब ये भी हो सकता है सर कि जो समय आपकी नई शिक्षा नीति है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में ये गाइडलाइन नई शिक्षा नीति में हो। नहीं सर, ये यूनिवर्सिटी ने तो किया है, इसी में नहीं है। नहीं सर, मुझको एक बात याद आ रही है, आज के लगभग 10 साल पहले भी इसी तरह मल्टीपल क्वेश्चन आए थे तो हमारे शिक्षक संघों ने इस बात का विरोध किया था कि मल्टीपल क्वेश्चन न दिए जाए, और इस बार पूरी तरह से मल्टीपल क्वेश्चन को फर्स्ट सेमेस्टर में लॉन्च कर दिया गया और किसी ने कोई विरोध नहीं किया। इसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है? उनका है कि साथ में NK सिंह सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी बढ़िया। नहीं, वो मंशा है 2 लाख 2.5 लाख बच्चे जो है वो बीमार मशीन में जज्बा देख पाएगी। 2 महीने का मूल्यांकन करना अगर स्क्रिप्ट पर आपको एक महीने निकालना इनमें लगेगा तो आप एक बार क्या है कि आप जमा करके घर से ये ना आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है भाई। अब तो म्यूट ओपन है, जब ओपन है वो अभी नहीं हो रहा है तो आवाज नहीं। अब ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ, मेरा कहना है कि विश्वविद्यालय अगर ऑब्जेक्टिव सिस्टम अपनाया है तो उसके पीछे भैया आवाज नहीं आ रही है सर। बोला सर, आवाज आ रही? अब आ गई सर, आ गई, बोलिए। ठीक आ रही, थोड़ा सा नजदीक से बोले सर, ठीक आ रही है। भाई उनकी मनसा भैया यही है कि 25 नंबर में आप अपना ऐसे उससे सब लिखवा के दे लीजिए और आप जजवा के हम मशीन से आपको रिजल्ट देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताकि उनको कुछ खर्च न करना पड़े। आपने देखा नहीं कि पूरे कोरोना काल में उन्होंने केवल मार्कशीट छाप करके बांट करके पूरी परीक्षा फीस ले ली थी। कोई विरोध किया? कोई संघ विरोध किया? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो उनकी मंशा तो स्पष्ट है। आप जब भी ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार और ईडीसी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वहां ऐसे प्रश्न पूछे